प्रश्नकाल 261 श्री कंवर सिंह तंवर। 261 माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर सभा पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूं, जिसके योग्य नेतृत्व में हमारे देश के तपेदिक उन्मूलन की दिशा में समर्पित यात्रा की है। महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों में क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है और इस दिशा में हमारी ये कोशिश है कि निरंतर टीबी के इंसिडेंस रेट में और टीबी से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट आए। WHO द्वारा जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट निकाली जाती है, उसमें ये स्पष्ट तौर से आंकड़े सामने भी आए हैं कि भारत के अंदर हमारी जो टीबी इंसिडेंस रेट है वो घटकर 17.7% हो गई है, जो ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन से कहीं ज़्यादा दुगनी है, जो कि 8.3% है। 295 पर लाख पॉपुलेशन से घटकर 237 पर लाख पॉपुलेशन से घटकर ये 195 पर लाख पॉपुलेशन आ गई है। और इसी प्रकार जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है वो भी घटकर 21.4% आ गई है। और निरंतर टीबी के इंसिडेंस और टीबी की मोर्टेलिटी को घटाने के हमारे प्रयास सभी राज्यों में चल रहे हैं। अभी गत 7 दिसंबर को हमने एक 100 दिवसीय इंटेंसिफाइड कैंपेन की शुरुआत की, जिसके ज़रिए ये हमारी कोशिश है कि हमारे देश भर के अंदर 347 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहां पर हमारे जो हाई बर्डन एरियाज़ हैं उसमें जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसको ज़्यादा जोखिम है, उस वल्नरेबल पॉपुलेशन की हम मैपिंग कर रहे हैं। और ऐसे तमाम लोग जैसे कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, या हमारे डायबिटिक लोग हैं, या PLHIVs हैं, या स्मोकर्स या अल्कोहलिक्स हैं, ऐसी वल्नरेबल पॉपुलेशन के बीच में जाकर उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, अर्ली डायग्नोसिस की जा रही है और उनको हम ट्रीटमेंट पे डालने का काम कर रहे हैं और उनको हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं सभी माननीय सांसदगण को भी आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये 100 दिवसीय जो हमने इंटेंसिफाइड कैंपेन लॉन्च किया है, जो 7 दिसंबर से लेकर 24 मार्च तक वर्ल्ड टीबी डे तक चलेगा, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और अपने क्षेत्र में यदि 347 जिलों में से कोई है तो उसमें आप बढ़ चढ़कर लोगों की अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हमारी मदद करें। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्रालय टीबी सेवा वितरण को आयुष्मान आयोग मंदिरों तक विकेंद्रीकृत करने की योजना बना रहा है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा टीबी एलिमिनेशन का जो कार्यक्रम है उसमें हम NHM के तहत RCH फ्लेक्सी पूल में हमारे जो स्टेट्स हैं उनको फंड्स रिलीज करते हैं और हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमारी डायग्नोसिस की फैसिलिटी है उसको हम दे रहे हैं। यानी सामान्य जनता की यदि हमें टीबी इन्फेक्शन की जांच करनी है तो ये वहाँ पर हो सकती है और PHC CHC पे इसके सैंपल की हम एनालिसिस भी कर सकते हैं और उन्हें जो उपचार के लिए दवाएं, डायग्नोस्टिक्स जो भी चाहिए, जो हमारे सामान्य टीबी पेशेंट्स हैं या जो हमारे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स हैं, उन्हें हमारे राज्यों के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जो हमारे PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। श्री माननीय बर्तवी महताब जी। Thank you, sir. After listening to the exhaustive answer by the Honorable Minister, my question is, in response to evolving medical insights, the National Tuberculosis Elimination Program introduced comprehensive care packages and decentralized TB services, which include an expanded rollout of shorter oral regimen for patients with drug-resistant TB. Has the program prioritized minimizing treatment delays
and enhancing the quality of TB care with a specific focus on addressing coexisting health conditions such as malnutrition, diabetes, HIV, and substance abuse through a differentiated care approach and by focus of the NTEP's approach, as the program significantly has expanded access to TB preventive treatment. So we do adopt a differentiated TB care approach. Once we identify whether the patient is TB infected or the patient is an active TB case, if it is a case of TB infection, we offer preventive treatment, and if it is an active case, then we adopt a differentiated approach, which is for the high-risk patients or the drug-resistant TB patients. We have different regimens which are offered to them. And you've asked a question about, sorry? Shorter regimen, yes, sir. I would like to mention that we have 3 types of regimens, sir. We have a longer regimen, which used to be for a duration of 20 months. Then we came up with a shorter duration, which was for 9 to 11 months. And there have been better treatment outcome for the shorter regimen, which was for 9 to 11 months. The treatment rates have improved from 68% to 75%. Also, on the 1st of November, we have come up with another even shorter and more effective regimen, which is for a duration of only 6 months. We have introduced it, and we will be implementing it very soon for our drug-resistant TB patients. Shri K.C. Venugopal. Thank you, Speaker, sir. There is a growing concern all over the country on the TB cases nowadays. Now, India accounted for 26% of TB cases in 2023. That globally, our country is the #1 country on TB cases. With what specific measures are being implemented to reduce the alarming figure? Sir, in my constituency, I took the meeting of Disha. I found out that the exact treatment, identification of the patient, and early detection and proper examinations, lack of fund is there everywhere. Government is already mentioned that the program already implemented, NHM is already monitoring all the things. But in the field, the reality is that in my own constituency, I found that mortality rate is increasing. Maybe some other disease will be there, but also the reasons. But the mortality rate is increasing. My question, the study calls for increased investment in TB cases, case detection and effective treatment, including for drug-resistant TB. What is the current allocation for this area under the National TB Elimination Program? And how does the ministry plan to scale up efforts to meet the 2025 elimination goal? This is to be taken as serious. Sir, insofar as the budgetary allocation is concerned, it used to be only 640 crores in the year 2014-15. We increased it up to 3,400 crores by the year 2021-22. And beyond 2022-23 onwards, we have started releasing the funds under NHM as part of the RCH Flexi Pool, and this includes TB as well. Insofar as India's performance is concerned, I have already stated in my first reply, sir, that because of the intensified efforts that the government is making, our incidence rate is declining, and it is better than the global rate of decline. Mortalities have also declined. The expansion of treatment coverage has also increased by 32% in India. It used to be 53%, and then it went up to 85% in the year 2023. And we are providing nutritional supplement. So we have also enhanced the amount that we provide to the patients through DBT. It used to be rupees 500. Now we have enhanced it to rupees 1,000. We also have 1.8 lakh Nikshay Mitras. This is basically an attempt to involve the community. And once again, I appeal to the Honorable MP that in his own particular constituency, please cooperate and involve yourself in the 100 days intensified campaign so that more and more patients could be identified, especially those who are part of the vulnerable population, which will include the elderly, which will include the PLHIVs, which will include the smokers, the alcoholics, the people who are malnutrition. And for them, I would also like to inform the Honorable Member through you, sir, that we are giving them energy-dense nutritional supplement for 2 months, especially for patients who are
undernourished. So it is a collective effort that the public representatives, the government, the administrative machinery, everybody has to make together. And insofar as TB elimination efforts are concerned, we have made substantial progress. We've scaled up our infrastructure facilities also in terms of our DMCs or our molecular diagnostic laboratories. So there is no stone left unturned insofar as government is concerned. We all have to collectively come together and make sure that no individual who is TB infected or who is an active TB case is left behind. We are there with you. You also have to come and work hand in hand with us. माननीय मंत्री जी ने डिटेल जवाब दे दिया। क्वेश्चन नंबर 262 262 Question number 262. A statement is laid on the table. Thank you, Mr. Speaker, sir. I thank the Honourable Minister for a very detailed reply. But before I ask my first supplementary, let me flag a few issues which should be of concern to all of us. Maldives. आप तो प्रश्न पूछो, मुद्दे मत रखो। प्रश्न काल है ना। अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रसंग है वो बहुत ही संक्षेप होगा और वो जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ उसको पूरी तरह से उल्लेख करेगा, तो थोड़ा सा संरक्षण दीजिएगा। संरक्षण नहीं है, थोड़ा सा संरक्षण दीजिएगा क्योंकि वो सवाल पूछने के लिए जरूरी है। Maldives, India was the 8th country which the new president of Maldives visited after being elected on an Oust India campaign, and that too under very severe economic compulsions. Number 2, Nepal. China was the first country which the newly elected Nepalese Prime Minister visited and signed off on the Belt and Road Initiative. Sri Lanka, 12.95% of Sri Lanka's external debt is still held by China, माननीय सदस्य, which gives it वरिष्ठ economic सदस्य, leverage. मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ सवाल पूछे, सवाल पूछ रहा हूँ। Bhutan, the Sino-Bhutan border negotiations are in a very advanced stage, and Doklam is in play, and Bangladesh continues to be in turmoil. My question, therefore, Mr. Minister, is that while India may have a neighborhood first policy, is there any neighbor of India's which has an India first policy? Sir, I'm very glad that the honourable member referred to visits, timing of visits. Before Prime Minister Narendra Modi went to Nepal, for 17 years there was no visit from India to Nepal. Does that mean that nobody in India cared for Nepal? For Sri Lanka, for 30 years there were no bilateral visits before Prime Minister Modi went there. So visits are important, I accept it. Visits are also subject of timing, of convenience, of agenda. So the honourable member asked, we give them priority, do they give us priority? And the answer is yes, that if one looks at what we do with each of these countries, he referred, sir, to Maldives. With Maldives, with this government in Maldives, we have inaugurated the Adu Link Road and Reclamation Project. I myself went for it. 28 islands there were provided water and sewage facilities. And by the way, the President of Maldives was present at the oath-taking of this new government. So I think the idea, if there is a desire to somehow show the foreign policy of this government in a bad light for political purposes, that is the member's privilege. But then, it is not my nature to make foreign policy partisan. But I would like to remind the honourable member, sir, through you, that the very Maldives he is talking about was also the country from which Indian companies were driven out for an important project in 2012. The same Sri Lanka,
was the place where Hambantota port was built by the Chinese in 2008. The same Bangladesh was giving support to terrorism till 2014. The same Myanmar was hosting Indian insurgent groups. So if one looks today at the development projects require both sides to cooperate. If one looks today at the number of projects, the volume of trade, the exchanges which are taking place, I think the answer is very clear. Now, our neighbors also have their politics. There are ups and downs in their countries. It will have some implications for us. But it is important we are mature and we don't get into point scoring. Honorable member. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, for my second supplementary, let me turn to our northern neighbors. In the January of 2023, there was a paper written by a senior IPS officer presented to the Conference of Director Generals and Inspector Generals of Police. In that paper, it was pointed out that 26 out of the 65 patrolling points from Karakoram Pass to Chumar were inaccessible to the Indian security forces as a consequence of Chinese transgressions. This fact was never officially controverted by the government at any level. Can the minister confirm to this House that after the recent disengagement, all those 26 patrolling points, which were ostensibly inaccessible, have become accessible? And number two, whether the current disengagement does it in any manner ipso facto validate the 1959 Chinese claim line? Sir, what somebody wrote as a paper is for that somebody to answer for. I can answer for the government. Now, let me, sir, through you, remind the honourable member, I gave a very detailed statement on the disengagement and recent developments in the India-China border areas. In that statement, I highlighted that the last of the disengagement agreements had taken place which pertained to Depsang and Demchok. I also would like to convey to the honourable member, it was in the statement as well, that the understanding envisages that Indian security forces would be going to all the patrolling points in Depsang and would be going to the limit, eastward limit, which has historically been our patrolling limit in that part. We have also, the same statement made it clear that we have had some previous disengagement agreements. Those disengagement agreements also had certain provisions where both sides on a temporary basis had agreed to put certain restraints on themselves. So I think the position is very clear in that statement, and I would urge the honourable member to read that statement again. Sri Naveen Jindal. Thank you, Speaker, sir. Sir, I'd like to ask the Honourable Minister, through you, sir, that what steps is India taking to improve our relations with our neighbour Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the honourable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbour, we would like to have good ties. But like with any other neighbour, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behaviour of the past, and that if they don't, of course, there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which
they took the initiative, and we have an agnostic position on this. Sri Asauddin Owaisi. Sir, can the Honourable Minister enlighten the House that Nepal has printed on their currency showing Indian territories, and what steps are being taken to stop this drug entering from India from Myanmar? And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the powerloom industry in India? Sir, regarding the point made by the honourable member on the Nepal currency, our position regarding our borders is very clear. So I think if there is any expectation in any of our neighbours that by doing something it would get India to change its position, I think they should be very clear that is not the case. I'm sure the entire House agrees with me in that regard. With regard to Myanmar, sir, because of the very disturbed conditions in Myanmar, we have had to review the open regime policy, which has historically been there. But we are sensitive to the requirement of the border communities. So it is something which we are working on. And part of the challenge is that there is very little government authority on the other side of the border. So most of what we have to do ourselves. But definitely there is today a much greater presence there to secure our borders and to monitor the movement of people across the borders. Regarding Bangladesh, sir, we have a good history of development projects. In fact, when we speak about neighborhood first policy, almost in every one of our neighboring countries, with the exception of Pakistan and China, we have had important development projects. That is the case with Bangladesh as well. And certainly it is our hope that with the new dispensation in Bangladesh, we will settle down to a mutually beneficial and stable relationship. With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting. And it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. Question number 263, 263, Sri Baspati Nag Raju. माननीय मंत्री जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। ऑनरेबल मेंबर, Supplementary. Sir, Honorable Speaker, sir, my constituency, Kurnool, proudly hosts the Dr. Abdul Haq Unani Medical College and Clinical Research Unit. Under the leadership of Nara Chandrababu Naidu, 2 acres of land were allocated for its development. The medical college has already submitted the necessary documents for signing an MOU with the Minister of Ayush, which is critical for constructing the building and expanding its operations. This initiative holds immense potential to generate employment and foster the growth of Unani medicine and the Ayush sector in the region. Therefore, I would like to ask the Honorable Minister, what are the steps taken to expedite the MOU process and ensure its timely execution to facilitate the development of this institution? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न पूछा गया है। वो आयुर्विज्ञान के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और सदस्य ने जो अभी यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉलेज है उनकी स्थिति के बारे में पूछा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आंध्र प्रदेश में अभी जो
3 कॉलेज वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर आंध्र प्रदेश में CRU यूनिट है कर्नूल में, CCRH इकाई है विजयवाड़ा में और CCRH यूनिट है गुड़ीवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में आयुर्वेद के 3 महाविद्यालय हैं, होम्योपैथी के 7 महाविद्यालय हैं और यूनानी का 1 महाविद्यालय। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो यहाँ पर बात कही है कि उनके यहाँ पर हो रही है कॉलेज के, इसके बारे में तो निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय के माध्यम से पूरी तरह से उनको मार्गदर्शन और सहायता वहाँ पर दी जाती है। और जो भी उनका अगर इसके बारे में और कोई ज़्यादा का उनको मालूमात होंगी तो निश्चित रूप से वो मुझे आके मिले या मंत्रालय में मिले, मैं पूरी जानकारी और पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। సార్ ఆయుర్జ్ఞాన్ పథకం పరిశోధన మరియు ఇన్నోవేషన్ ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో రూపొందించబడినది. నిజంగా ప్రశంసనీయమైనది. సర్వే ప్రకారం గత సంవత్సరంలో వ్యాధుల నివారణ లేదా చికిత్స కోసం ఆయుష్పై ఆధారపడుతున్న వారి సంఖ్య గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 46% మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో 53% వరకు పెరిగింది. నా నియోజకవర్గం కర్నూలులోని ఏకైక యునానీ మెడికల్ కాలేజ్ డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ యునానీ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రస్తుతం 50 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లను కలిగి ఉంది, కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లు లేవు. ఆయుర్జ్ఞాన్ పథకం కింద పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిని మరింతగా ప్రోత్సహించడానికి ఈ కాలేజీలో యునానీ వైద్యశాస్త్రం కోసం పీజీ సీట్లు కేటాయించబడతాయా అనే విషయంలో గౌరవనీయ మంత్రివర్యులను అడగదలుచుకున్నాను. ఇది ఈ ప్రాంతంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ अध्यक्ष महोदय, आयुर्ज्ञान योजना के माध्यम से मुख्य इसके 3 घटक आते हैं। उसमें आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा, दूसरा आता है आयुष में अनुसंधान और नवाचार, और तीसरा है आयुर्विज्ञान जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान। इसके माध्यम से निश्चित रूप से जो काम किया जाता है कि इसमें CME द्वारा शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आयुष शिक्षकों, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को और पेशेवरों को ज्ञान उन्नत करना उसमें होता है। जन स्वास्थ्य वितरण के हित के साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का भी आयुष संधान और नवाचार के माध्यम से कार्य किया जाता है। आयुर्जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के माध्यम से आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आयुर्वेद के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और उत्पादों की मौलिक समझ बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों की तरफ ध्यान दिया जाता है। आंध्र प्रदेश के बारे में जो अभी यहाँ पर पूछा है कि आंध्र प्रदेश राज्य में जो संस्थानों के प्रस्ताव यहाँ पर आए थे, CME घटक के माध्यम से 2 प्रस्ताव वहाँ से आए थे, उनको लगभग 11.25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है, जो कि योजना की जितनी स्वीकृत धनराशि है उसके 20% आंध्र प्रदेश को भी दी गई है। श्रीमती शोभा बच्चाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय आयुष मंत्री जी से महाराष्ट्र राज्य के लिए एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। महाराष्ट्र राज्य के लिए 5 एकीकृत आयुष अस्पताल स्वीकृत किए गए हैं, धाराशिव, उस्मानाबाद, जलगांव, जालना, ठाणे और नागपुर में, लेकिन किसी का भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए देरी का कारण क्या है? क्या सरकार मरीजों की दुर्दशा को देखते हुए मेरे धुले निर्वाचन क्षेत्र में आयुष अस्पताल स्थापित करने पर विचार कर रही है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं उनके जानकारी के लिए इतना ही बताऊंगा कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से हमारा जिला स्तर पर 50 बेडेड हॉस्पिटल, तहसील ब्लॉक लेवल पर 30 बेडेड हॉस्पिटल देने की योजना हमारे आयुष मंत्रालय की है। और जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल स्वीकृत किए गए हैं, निश्चित रूप से
वहाँ पर राज्य सरकार से जैसे भी प्रस्ताव आते हैं उसको स्वीकृति देने का काम आयुष मंत्रालय से किया जाता है। वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। क्या माननीय मंत्री जी आप बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जो आकांक्षी जनपद है, जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर, जो नेपाल सीमा से सटे हुए तराई क्षेत्रों में जंगल के किनारे बसा है, जहां तमाम प्रकार के चिकित्सा उपयोगी औषधीय पौधे पाए जाते हैं। आपका प्रश्न क्या है? शॉर्ट में पूछो। बस सर वही पूछ रहा हूँ। पाए जाते हैं जिनके अनुसंधान एवं नवाचार जैसे घटकों को पता लगाने हेतु क्या सरकार का वहां पर कोई चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान खोले जाने का विचार है? अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो भी यहाँ पर पूछा है कि ऐसे उनके क्षेत्र में जो भी आयुर्वेद के माध्यम से मेडिसिन प्लांट वहाँ पर पाए जाते हैं, निश्चित रूप से पूरे देश में इसको शोधने का काम और उस पर अनुसंधान करने का काम आयुष मंत्रालय की विविध संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। निश्चित रूप से अगर वो कोई जानकारी देते हैं तो उनके क्षेत्र में भी अनुसंधान करने की कोशिश हमारे मंत्रालय से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 264 श्री रंग अप्पा बाड़ने। क्वेश्चन नंबर 264। माननीय मंत्री जी। ये पर रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गर्भवती, मजदूर, गरीब, आदिवासी महिला के लिए और गरीब महिला के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की शुरुआत 2017 में की है। ये योजना सबसे अच्छी योजना है जो कि गरीब महिलाओं को लाभ पहुंचाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, कई सारे लाभार्थी को कई सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पेपर की कमी हो, शादी के पहले का आधार कार्ड का नाम, बैंक खाता ना हो, ऐसे सारी समस्या आती है। माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो कमियां हैं वो दूर करने के लिए माननीय मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए? माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं संरक्षा तथा संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और महिलाएं एवं बच्चे स्वस्थ होंगे, सुपोषित होंगे, तभी सशक्त भारत और विकसित भारत विकसित होगा। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान किया जाता है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है। महोदय, ये योजना गर्भवती, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, गर्भवती माताओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की मदद के साथ साथ उनकी जो खोई हुई मजदूरी है ये भी देने का उद्देश्य इस योजना के तहत है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि इस योजना के तहत तो इसको 2017 से हमने जो शुरू किया इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो इसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो, पेपरलेस बनाने के लिए हमने इस योजना को अब नए तरीके से नए सॉफ्टवेयर विकसित कर कि उसमें स्व पंजीकरण वो कर सकते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से वो ब्लॉक या प्रोजेक्ट में जाकर वो अपना पंजीकरण वो कर सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से ये पेपरलेस बनाया गया है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो। और डीबीटी के माध्यम से हम इसका पेमेंट भी हम करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में अब तक लगभग 3,64,00,000 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है और इसके तहत लगभग 18,854 करोड़ का भुगतान पूरे देश के अंदर हमने महिलाओं को किया है। ऑनरेबल सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति माननीय मंत्री जी ने
बहुत बढ़िया यहाँ से उत्तर दिया है। माननीय, ये योजना गरीब महिला तक पहुँचने के लिए आगे चलकर जो महिला आदिवासी है जहाँ तक ये योजना पहुँचानी चाहिए, इसके लिए आगे चलकर कार्य करना चाहिए। मातृत्व स्वास्थ्य पोषण योजना सुधार के लिए इस योजना की पूरी राज्यवार अगर जानकारी हो तो राज्यवार जानकारी दे, क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में एक तालुका क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ तक योजना पहुँची क्या नहीं, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी ने देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य कहना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हम पूरे राज्य का ब्यौरा, महाराष्ट्र में PMMBY के अंतर्गत 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लगभग 1664 करोड़ का भुगतान कर चुके हैं। और जो भी लाभार्थी हैं वो कभी भी किसी भी टाइम आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से हो, आशा वर्कर के माध्यम से हो, वो जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और इस योजना का लाभ वो ले सकती हैं। श्री अरविंद सावंत। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही छोटा सा सवाल पूछूंगा। बहुत अच्छी स्कीम है, गरीबों को है, मजदूरों को है, और खास करके आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो तो मोबाइल से उनके पास क्या होगा। वो आंगनवाड़ी की बात आपने अभी की, अच्छा लगा। आप कितनी रकम देते हो गर्भवती महिला को डिलीवरी के पहले और बाद में, कितने महीने के बाद, दोनों एक मिनट, कितने महीने तक देते हो, पहले भी और बाद में भी? और दूसरी बात, आपने जो एक उसके ऊपर कंडीशन रखी है कि अगर इसमें लिखा है आपने मिशन शक्ति तहत PMMBY के अंतर्गत दूसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व लाभ दिया जाता है, चाहे पहले बच्चे का लिंग कुछ भी हो, बशर्ते दूसरा बच्चा बालिका हो। क्या ये शर्त आप अभी भी, मजदूर की बात है, गरीबों की बात है, आदिवासियों की बात है, ये शर्त आप आज भी सोचती हो कि उसे ऐसे ही चलाना है कि यह शर्त निकालने की कोशिश सरकार विचार कर रही है? अध्यक्ष महोदय, चूंकि समाज के हर वर्ग को हम इसका लाभ देते हैं, कोई भी पीछे ना छूटे, इसमें चाहे वो अनुसूचित जाति की महिलाएं हों, जनजाति की महिलाएं हों, जिसके पास राशन कार्ड है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, अब से लेकर हर किसी को हम इसका लाभ देते हैं। और 2 किस्तों में हम ये पैसा लाभुक तक पहुंचाते हैं। एक ये हमारा उद्देश्य कि ताकि उनके जो जब डिलीवरी के समय 5,000 पहले डिलीवरी में हम देते हैं पहले बच्चे पर, और 1,000 हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी दी जाती है, यानी 6,000 उनको दिया जाता है। और दूसरे बच्चे में जो गर्ल चाइल्ड हो तो उसमें हम 6,000 रुपया उनको देते हैं। ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई है, कि हमारी बेटियों को हमारी बेटियों के प्रति लोगों का व्यवहार बदले, लोगों की सोच बदले, इसके तहत ही दूसरे बच्चे में जब बेटी जन्म लेती है तो हम उसके तहत उनको 6,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि हम देते हैं। डॉक्टर बी शबरी। Pradhan Mantri Matru Vandan Yojana is a commendable initiative to promote the maternal health and also supporting them. I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, in the state of Andhra Pradesh from 2019 to 2024, during the year 2021 to 22, about 14.36 crores were released, where 1.22 lakh people were benefited. But again in 2022 to 23, about 70 crores were released, benefiting only 1.8 lakh women, sir. Is there any discrepancy observed by the ministry, or has the fund been diverted or misused in the year 2019 to 24 in the state of Andhra Pradesh? Thank you, Speaker. अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश की बात माननीय सदस्य ने की है,
तो आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारे लाभार्थी अभी तक 1,76,00,000 है, जिसमें ये पेमेंट 1,76,00,000 हुआ है, यानी कि लाभार्थी की संख्या में लगभग 95% से ज़्यादा लाभार्थियों को हमने भुगतान किया है। ये डिटेल एक हम माननीय सदस्य को दे भी देंगे। हर एक राज्यवार है, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से, चूंकि अभी जो पेमेंट है सीधे लाभुक के खाते में जाता है और कुछ वो आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर, चूंकि वो प्रेग्नेंट है उसका एक सर्टिफिकेट वो देती हैं, और उसके बाद वैसे सभी लाभार्थी को जो इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं उनको हम लाभ पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 265 265 श्री मुक्ता श्रीनिवास रेड्डी। sir. It is laid on the table of the House. Honorable member. Sir, no, I would like to commend the External Affairs Ministry for quick evacuation of Indian nationals involved on Syria, sir. Sir, the present thing is that, last session, Honorable Minister, Sri Jaishankar ji had given, a grateful response to regarding the issue of migrant workers in the Middle East. But however, sir, the troubles faced by migrant workers increase day by day, and this is very concerning, sir. So therefore, I would like to know from the minister whether the ministry could consider establishing specific inter-ministerial desk agencies in those countries which have a high density of Indian migrant workers, sir. And not only that, sir, no. Here we register also recruiting agencies, registered recruiting agencies. These agents are, if they commit any mistakes or any other illegal activities, only the punishment is, cancelling the license or suspending only. But there is no punishment, punishment to the RAs, should be also considered, sir. Sir, first of all, sir, I'm very grateful to the honourable member for recognizing the work which was done to get Indian pilgrims who were stranded in Syria out very safely in the last 2 days to Lebanon. Sir, it is also a fact that the world is a very difficult place. There are many conflicts. There are many situations of insecurity and violence. And we have today a very large number of Indians who are exploring the global workplace. So the honourable member's suggestion, sir, that we should establish an integrated presence in an embassy. The embassy is an integrated presence. An embassy may be under the administrative jurisdiction of the Ministry of External Affairs, but it represents all ministries, the entirety of the government, in fact the entire nation. And we have had very, very good cooperation, whether it was Syria recently, whether it was Operation Ganga, whether it was Operation Ajay. I have had colleagues in different ministries who have personally involved themselves with many of this at various levels. So the government is functioning very smoothly, and I can assure him that in any situation, the past record of the Modi government should be a source of comfort and inspiration to him. Regarding the RAs, we have today in totality, I've indicated it in my answer also, 2,164 RAs. Where we have situations where something is wrong, it is not only revoking the license of the RAs. We have had situation in Cambodia and Myanmar, where we have even recommended prosecution in certain cases to the state government. So wherever rules are one thing, sir, if any time any laws are violated, the member can be assured that we would take a very tough view of it and ask for the law, full force of the law to be applied. Honourable member supplementary. Sir, in the Honourable Minister's reply, sir, it has been stated just now also, till 8th December, there are 2,164 recruiting agencies, sir. But here the issue is, sir, now especially in the age of technology,
where people are being spammed by advertisements and social media posts, sir. This is causing a lot of problem to all the expected youth to go out of the country and work there. After going there also, sir, all these agents, they deposit their passports and whatever they are eligible to get the salaries, they will not be getting, sir, because the agents, will have a cut and then only small amount will be paid, sir. So I would request through you, sir, the Honorable Minister, undertaking action against such fraudulent and dangerous advertisement, sir. Thank you, sir. Very good. The honourable member has raised an issue, but there are different aspects to it. One, which we have seen particularly in Southeast Asia, where fraudulent jobs are advertised. These are online scams. People are being taken to these countries. They are made to work in illegal places. And we have been very active and vigilant here, sir. From Cambodia, we have brought back 1,167 Indian nationals. From Myanmar, 497 nationals. We are in touch with the governments of Cambodia, Laos, and Myanmar, where these kinds of cyber scams and illegal activities are going on. In India, we have requested for the blocking of sites which promote such jobs. We have recommended prosecution in certain cases for people who have been involved in this. A different set of problems, sir, has been raised for West Asia, Gulf, Middle East, where often we have a situation of underpayment, non-payment of wages, maltreatment of Indian professionals and workers. In these cases, our embassies are very active. We do regular reviews. We have open houses. We do monitor the situation very carefully. And wherever the embassy is required to step in, sir, you can be assured the embassy today, under the Modi government, we put the interests of Indian professionals and Indian workers as the primary task of embassies abroad. Shri G.M. Harish Bal Yogi. So, Mike. Thank you for giving me the opportunity to raise the supplement question, sir. Currently, rather these legally recruitment agencies, along with it, they're illegal recruitment agencies, sir. If you look at the e-migrate portal, there are about illegal recruitment agencies who have about 100 FIRs filed against them. Also, in my state of Andhra Pradesh, there are about 35 legal active recruitment agents as compared to 500 illegal recruitment agencies, the highest in the country. So, therefore, my question to the Honourable Minister is, what measures have been the Ministry taken to ensure that unsuspecting citizens are issued fraudulent visas? How effective are the monitoring mechanisms in identifying and addressing such cases? Whether the Ministry's monitoring system is flagged individually travelling on fraudulent visas, and how the Ministry collaborated with other countries to prevent such visa fraud. Thank you. Concerns raised by the honourable member are justified. We have had such cases. Again, as I said, particularly with respect to Southeast Asia, Cambodia, Myanmar, to some degree Laos. We have taken, sir, a number of measures in this regard. In the e-migrate portal, in embassy websites, because often somebody traveling there will check a website, we put cautionary notices. We are conducting campaigns here, actually involving even public personalities to caution young people to be careful about getting trapped in such schemes. Wherever we have rescued people, I gave the numbers earlier, sir, we have got information from them who exactly sent them to these places. We have taken in concert with other ministries and with other state governments, we have sent reports about who are all engaged in these activities. This is a constant problem, sir. We have to be constantly aware, and I can assure the honourable member that is the case. Shri Mia Altab Ahmed. मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है ऑनरेबल मिनिस्टर से कि बहुत सारे सादा लोग जो हैं ख़ास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर से
जो ये फेक रिक्रूटमेंट के लिए बनाई हुई एजेंसीज़ हैं उनके चुंगल में वो फंस जाते हैं और उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो ट्रांसपेरेंट तरीके से लोग जो जाना चाहें वो जाएं, और जो एजेंसीज़ ऐसा काम करती हैं, जो इंडिविजुअल ऐसा काम करते हैं, उनको सज़ा मिले। मैं सर आपके माध्यम से हमारे संसद के साथी को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो वो चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट किस्म से जो भी रिक्रूटमेंट एजेंट, जो लीगल रिक्रूटमेंट एजेंट्स की लिस्ट जो है वो हमारे पोर्टल में है। तो मैं सबसे सर मैं अपील करूँगा कि क्योंकि ये हर एमपी की प्रॉब्लम होती है, हर क्षेत्र में हमें सर आजकल कंप्लेंट्स आते हैं कि कोई फंस गया है, कोई किसी के जाल में कहीं आ गया है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन जो है हम सब आजकल चला रहे हैं सर, और हम सबसे कहेंगे कि जो पोर्टल में जो लिखा गया है, जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं उन्हीं के माध्यम से जाएं, और जो उसके अलावा अगर लोग आएँ और आपको कुछ ऑफ़र वगैरह दें वो उसको मानना नहीं चाहिए। और अगर किसी सर सदस्य के यहाँ कोई ऐसी कोई शिकायत आए तो अगर वो हमें भेजें सर, वो हम जरूर उस पर एक्शन लें। सीएम रमेश शॉर्ट में। Sir, what is the regulatory mechanism being adopted by the government to stop raising the incidents of employment agencies and fake recruitment agencies duping people in the name of job offer to send unemployed youth abroad for the job? As it is frequently happening in my constituency in Anakapalli and also from Kadapa district, majority of the people are going to Middle East. And everybody cheated. Every day we are getting a request, sir, we have been cheated, kindly look after, discuss with the foreign affairs minister like that. Is there any final regulatory or any mechanism, sir? Thank you. Sir, I would like to inform the honorable member that there is Act, it is the Immigration Act 1983, which provides government powers to regulate immigration for people going out to work, and that is the basis on which the recruiting agents are evaluated and clear. Where any illegal or any activity against rules happen, we can either take action against as per the Immigration Act, or there can be other provisions of the law. If somebody is cheated, that cheating will be in other provisions of the law, and we would recommend that other provisions of the law be applied. But I would also like, sir, the honorable member to know that there are cases, but there are also today a large number of people who have genuinely found satisfactory employment. For example, we have seen, sir, particularly in the last few years, because under the Modi government, our relationship with the Gulf countries has greatly improved. Sir, earlier there was an earlier question where visits were raised. Now, if you take a country like UAE, and today the UAE foreign minister is here, for 30 years, sir, no Prime Minister of India went to UAE till Narendra Modi went there. Today, if you look, every one of the Gulf countries, today the quality of our relationship is better. We are treated better out there. The governments are more cooperative in looking after Indians who have come there for work. The number of Indians they have accepted is very much more. So there is also a positive story to report, and we should balance that with some of the irregularities which take place. But the government's commitment to stamp down on the irregularities is very, very firm. Question number 266, 2663 Dilip Shekia. Sir, question number 266. On the table, sir. Mani member, honorable member. आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में
हमारे 140 करोड़ भारतीय का जो सपना है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूर्ति के लिए पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारे योगदान सुनिश्चित किया है। इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सवाल करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैरीटाइम इंडिया विजन MIV 2030 के अनुसार भारत सरकार का लक्ष्य अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। इसके लिए केंद्र सरकार का क्या कदम है और इसमें नॉर्थ ईस्ट में क्या इसका लाभ मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया 3200 किलोमीटर का करीब 1800 किलोमीटर है, लेकिन तो मंत्री जी से मेरा जानना चाहता हूँ उनका नॉर्थ ईस्ट से क्या लाभ होगा नॉर्थ ईस्ट को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले दिलीप सैकिया जी और श्रीमती साजदा अमित जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लोगों ने जलमार्ग के सिलसिले में सवाल खड़ा की है। जैसे आप सबको मालूम है, पिछले 10 साल के अंदर जलमार्ग विकास के सिलसिले में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुई है, मैं कई बार इसी माननीय सदन में आंकड़ा सहित मैंने इनका जवाब दे चुका हूं। तो भी मैंने उल्लेख करना चाहता हूं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की द्वारा नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटर नंबर 2, बराक नेशनल वाटर नंबर 16 से लेकर 20 जो नेशनल वाटरवेज है, इनके विकास के लिए अलग अलग कदम उठाए गए हैं। सबसे ज्यादा निवेश पिछले 10 साल में ही हुई है। इसके पहले नेशनल वाटरवेज का संख्या सिर्फ 5 में सीमित रहे अप टू 2014 का बाद कुल मिला के देश में 111 नेशनल वाटरवेज बने और इसके विकास के लिए सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हुई तो मोदी जी के कार्यकाल में हुई। 6000 करोड़ से ज्यादा पहली बार के लिए हिंदुस्तान में जलमार्ग में इतने बड़े निवेश हुए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि नेशनल वाटर्स में 2014 तक हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी सिर्फ 18.1% में सीमित रहे, लेकिन अब 10 साल के अंदर ही 133 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़े। तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में जलमार्ग के जरिए विकास कैसे तेज से चलने लगा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो चाहूंगा कि इस विषय पर और भी सवाल हमारे परम आदरणीय संसद खड़ा करिए, क्योंकि देश में इस विषय पर विस्तृत से चर्चा होना बहुत जरूरी है। प्रश्नकाल समाप्त।